और नाज़रीन, खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। रूसी फौज के जरिए कीव पर हमले में तेजी के साथ ही हिंदुस्तान ने एडवाइजरी जारी कर दी है। वजारत खारजा ने अपनी एडवाइजरी में तमाम हिंदुस्तानी शहरियों से फौरी कीव छोड़ने की हिदायत दी है। एडवाइजरी में कीव में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों से ट्रेन या दीगर किसी जराए से कीव छोड़ने की हिदायत दी गई है। रूस यूक्रेन जंग का आज छठा दिन है। इस जंग के खात्मे के लिए दोनों मुमालिक के हुक्काम के दरमियान मुलाकात का पहला दौर हो चुका है, लेकिन रूसी फौजी यूक्रेन के शहरों पर हमले भी लगातार जारी रखे हुए हैं। आपको बताएं कि खबर रसा एजेंसी के मुताबिक खार्किव और कीव के दरमियान वाक़ शहर उक्तिरुका में रूसी फौज ने एक फौजी अड्डे को निशाना बनाया है। इसके बाद 70 से ज़ायद यूक्रेनी फौजी हलाक हुए हैं, कई जख्मी बताए गए हैं। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि आया हलाक होने वाले तमाम आम शहरी थे या फौजी। यूक्रेन की वजारत दिफा ने पीर के रोज शुमाल मशरक़ी यूक्रेन के कस्बे उक्तिरुका पर रूसी गोलाबारी के बाद का एक फुटेज शेयर किया है। आपको बताएं कि इस फुटेज में एक तबाहशुदा इमारत और मलबे को दिखाया गया है। इसमें इमदादी कारकुन मलबे के नीचे से एक मुर्दा शख्स की लाश को निकाल रहे हैं। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रूसी फौज की जानिब से उक्तिरुका में एक बैरक को निशाना बनाया गया, जो रूस की सरहद के करीब सोमी के इलाके में वाक़ है। यूक्रेन इंतज़ामिया के मुताबिक इस हमले में कम अज़ कम 6 शहरी हलाक, कई जख्मी हुए हैं। और रूसी फौज यूक्रेन की दारुल-हुकूमत कीव से बहुत करीब पहुंच चुकी है। कुछ सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई हैं। इसमें यूक्रेन के दारुल-हुकूमत के शुमाल में सड़क के 64 किलोमीटर तवील हिस्से पर फौज की कतार नजर आ रही है। इसमें सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों, टैंकों, तोपखाने और इमदादी गाड़ियों पर मुश्तमिल फौजी काफिला शहर के मरकज से 25 किलोमीटर से ज्यादा दूर दिखाई नहीं दे रहा। मैक्सर कंपनी की सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक नई तस्वीर एक वसी इलाके पर मुहित है। ताज़ा तस्वीर में जुनूबी बेलारूस में ज़मीनी अफवाज और ज़मीनी हमला करने वाले हेलीकॉप्टर यूनिटों की तैनाती दिखाई गई है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में हजारों अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसमें आम शहरी और फौजी दोनों ही शामिल हैं। इस तनाज़े के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें भी लगातार तेज़ होती दिखाई दे रही हैं। इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल में हंगामी बहस के लिए वोट दिया गया। 29 वोटों से ये मंजूर हुआ, जबकि हिंदुस्तान समेत 13 मुमालिक इस वोटिंग से दूर रहे। 5 मुमालिक ने इस दरख्वास्त के खिलाफ वोट दिया। इनमें रूस, चीन, एरिट्रिया, क्यूबा और वेनेजुला शामिल हैं। हिंदुस्तान के अलावा जिन मुमालिक ने वोटिंग से दूरी बनाई उनमें आर्मेनिया, गैबन, कैमरून, कजाकिस्तान, मोरितानिया, नमीबिया, पाकिस्तान, सेनेगल, सोमालिया, सूडान, मुत्तहिदा अरब इमारात और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल रूस यूक्रेन जंग पर अब जुमेरात को एक फौरी बहस करेगी। और इस सब के बीच यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी बाशिंदों को वतन वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा भी जोर शोर से जारी है। इंतज़ामिया जंगी पैमाने पर काम करने का दावा कर रहा है। बुखारेस्ट से 182 हिंदुस्तानियों को लेकर एक फ़्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पहुंची है। बुखारेस्ट से एक फ़्लाइट दिल्ली पहुंची है। ऑपरेशन में तेज़ी लाने के लिए पीएम मोदी ने हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया से भी इस ऑपरेशन में शामिल होने को कहा है। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के C-17 तैयारे आज ऑपरेशन गंगा के तहत परवाज़ भर सकते हैं। बहुत बुरी हालत है। हम बिना खाना पीना और किसी भी शेल्टर के रह रहे थे वहाँ पर बर्फ़ में, और इतने सारे जैकेट्स पहनने के बाद भी काफ़ी ठंड थी वहाँ।
और बस हम कैसे तो भी भाग कर आए। बॉर्डर पे भी इतनी भगदड़ मची थी, हमें जाने नहीं दे रहे थे, किसी तरह भाग भाग कर हम आए हैं बस। सर हम अकेले थे वहाँ पर, हम 4 दिन से ट्रैवल कर रहे, कोई रिलीफ नहीं था। पानी जितना लेकर गए थे उतने पे सर्वाइव कर रहे थे, उसके बाद फिर खत्म हो गया। जब तक हम रोमानिया नहीं पहुंचे तब तक कोई हेल्प नहीं थी हमें। सर अभी भी बहुत बहुत बुरी हालत है वहाँ पर और काफी बच्चे फंसे हुए हैं। एंड आई जस्ट होप जैसे भारत सरकार ने हमारे लिए सब कुछ किया है वो उनके लिए भी करे, उन्हें भी निकाले, क्योंकि उनको सख्त जरूरत है वहाँ पर। और इंडियन गवर्नमेंट का मैं फिर से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये एयर इंडिया की फ्लाइट जो है किया और हमें आने में आसानी हुई। थैंक्स इंडियन मीडिया ऑल्सो, बिकॉज ऑफ इंडियन मीडिया वी केम हियर एंड दे रेज आवर वॉइस and they put it in front of different countries embassy or Indian embassy, and because of all Indian media we came here, because of Indian government we came here. I would like to thank everyone. अभी 2-3 दिन से बहुत परेशानी में परेशान होते हुए आए हम लोग। पहले तो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए इतनी सारी जनता के बीच से कब हमारा नंबर है, इसके लिए पहले लड़ने वाली सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि मतलब हर कोई चाहता है मैं आगे जाऊं। बड़ी मुश्किल से ही निकले हैं, यहाँ तक आज पहुँचे, वो भी है क्या ही बताएं, काफ़ी मुश्किल। को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इंडियन गवर्नमेंट का भी ठीक है, काफ़ी सपोर्ट है इंडियन गवर्नमेंट का हमारे लिए। ऐसा नहीं है, हमारे लिए काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स थे हमारे लिए रास्ते में, ऐसा कुछ नहीं। रोमानिया बॉर्डर पे भी स्नैक्स मतलब इस चीज़ के लिए रिकवरी के लिए हर चीज़ की मतलब रहने की शेल्टर वगैरह प्रॉपर स्टेशन बनाए थे उन्होंने। और दिल्ली जो आज फ्लाइट पहुंची है बुखारेस्ट से, वहां पर एयरपोर्ट पर हमारे साथी शंकर आनंद ने स्टूडेंट से बात की है, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे हूं और यूक्रेन से आई सोनाली हमारे साथ में है। सोनाली, मैं जानना चाहूँगा कि किस हालात में वहाँ पे आप लोग थे और किस तरह से यहाँ पे आए? 23 फरवरी को मैं अपने फ्लैट पे रात के 2 बजे आई हूँ। मैं 5 बजे सोई और सुबह 6 बजे हुआ कि वहाँ पे इवानो के एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हो गया। लाइफ इज लाइक हमारी लाइफ एक कॉइन की तरह पलट गई और वहाँ पे खार्किव के कॉन्कर कर रही है रशिया की। बच्चे मतलब बंकर में चले गए हैं, खार्किव बंकर में चला गया है, हमें कुछ भी नहीं पता था, तो हम लोग बहुत डर गए। हमारे ऊपर से फायर जेट्स जा रहे हैं, बट इवानो में हमारे पास लाइट, पानी, गैस सब था। बट कहने को हम वेस्ट साइड पे है, बट जब से वो अटैक हुआ है ना हमारी इवानो के एयरपोर्ट पे, मिलिट्री बेस पे, जब से हमारी लाइफ बहुत डेंजर में है। जब बस में आप लोग बैठ करके आगे निकल के जा रहे थे, इंडियन फ्लैग भी था और पता है कि इस बस में इंडियंस आए, तो क्या उस वक्त में किस तरह का रिस्पांस था वहाँ? हमें कुछ दिक्कत नहीं हुई। बस हमारा जो वहाँ पे जो ड्राइवर था वो सीधा बस चलाता रहा, बट ड्यू टू रश, मसला क्या हो रहा था? लाइक वहाँ पे बहुत क्राउड था, बहुत रश था, इसलिए बस ने 15 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया, बोला खुद बॉर्डर पार कर लो। हमारी यूनिवर्सिटी की बस चलती 27 फरवरी को, बट जब 26 फरवरी को हालात खराब होने लगे, हम पूरे बच्चों ने ग्रुप बना के ये डिसाइड करा भाड़ में जाए ये लोग हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे भाई, अपनी बसेस करो, चाहे जितना पैसा लगे, अपनी जान बचाओ। हम लोगों ने खुद बस करके, जो ये मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, इन सब ने खुद बसें की हैं। तो लगभग में कितने तादाद में अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं? सर बहुत, लाइक मैं क्या बताऊं, 1000 से ऊपर होंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ जो टिकट का जो पैसा है वो दिया गया आप लोग को? हाँ, ये बात मैं बोलना चाहूंगी। एयर इंडिया में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आए हैं, अपनी फैमिली पहुंचा दिए गए। एयर इंडिया की हमें सर्विस जो थी, उन्होंने हमें फूड दिया, वाटर दिया, अच्छे से प्लेन के अंदर खाना दिया, तुम कितनी बार भी खाओ। ये तो है, फ्लाइट्स वहाँ पे है, बट ये है ना कि बच्चे बॉर्डर ही नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से इतना अपील कर दूंगी, आप बॉर्डर उन बच्चों को क्रॉस करवा दो प्लीज। मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई बहन सारे बॉर्डर पे अटके हुए हैं। लड़कियों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, वहाँ पे लड़कियां को मारा जा रहा है। जिस तरह से देखा जाए कि वहाँ के स्टूडेंट्स के हालात हैं, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है कि वहाँ जल्द से जल्द वहाँ पर तमाम वहाँ पर फंसे हुए स्टूडेंट्स को और लोगों को वहाँ से जल्द निकाला जाए। और इसके लिए केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों को भी अलग अलग जो यूक्रेन के आसपास वाले जो इलाके हैं वहाँ पर बाकायदा भेज करके वहाँ पर 4 मंत्रियों को भेजा गया है, जिससे कि राहत और बचाव कार्य जितना जल्द से जल्द और तेज हो सके।
वीडियो जर्नलिस्ट सत्य प्रकाश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली एयरपोर्ट। और वहीं अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल सफ़ीर टी.एस. त्रिमूर्ति ने जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब किया। हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाने में यूक्रेन और दीगर ममालिक के ताउन पर उन्होंने बेहद शुक्रिया अदा किया। त्रिमूर्ति ने यूक्रेन और रूस के दरमियान बातचीत का भी खैर मकदम किया। अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हिंदुस्तान की जानिब से यूक्रेन के मुतासरीन के लिए अद्वियात समेत दीगर रिलीफ फराहम किया जाएगा। Prime Minister has advocated this strongly in his recent conversations with the leadership of the Russian Federation and Ukraine. We welcome the commencement of direct talks. We reiterate our conviction that differences can only be bridged through sustained dialogue and diplomacy. In such times of conflict, India attaches the highest priority to the safety and well-being of civilians, in particular women, children, and the elderly. We are of the view that core principles of humanitarian assistance should be fully honored. Taking into account the humanitarian requirements in Ukraine, my government has also decided to provide urgent relief supplies, including medicines, and these are being dispatched tomorrow. We remain deeply concerned for the safety and security of thousands of Indian citizens, including students, stranded in Ukraine. Our evacuation efforts have been adversely impacted by the developments on the ground at the border crossings. Given that the safety of Indian nationals is of paramount importance to my government, और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि ये वक्त सवाल करने का नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों को महफूज वतन वापस लाने का है। उन्होंने कहा कि पीएम खुद हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरह से हालात चल रहे हैं, उसमें किस तरीके से भारत सरकार की प्राथमिकता है तमाम लोगों को वापस लाने? देखिए, हर हिंदुस्तानी जो यूक्रेन में है वो सुरक्षित हिंदुस्तान अपने वतन वापस आए। इस काम को करने के लिए ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निगरानी में पूरी सरकार पूरी ताकत के साथ कर रही है। आप जैसा कि जानते हैं कि हालात सामान्य नहीं है, युद्ध हो रहा है, बहुत संकट का समय है, और उस संकट के समय में संवेदनशीलता के साथ हर हिंदुस्तानी को सुरक्षित हिंदुस्तान वापस लाया जा सके, और इस काम को शुरू हो चुका है। और मैं मानता हूं कि ख़ुद प्रधानमंत्री जी निगरानी भी कर रहे हैं, देख रेख भी कर रहे हैं, और जो भी इसके डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसके तहत भी हम लोग काम कर रहे हैं। अगर देखें तो पूरे मुल्क से ही बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, तो किस तरह का आश्वासन उनको देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही एक संकट का तो समय है ही, वो भी संकट में है, ये बात भी सही है, इसको हमें स्वीकार करना होगा। हम उनको ले करके सुरक्षित आएँ, ये हमारी प्राथमिकता है, और इस प्राथमिकता के साथ ही सरकार काम भी कर रही है। उनको यहाँ से स्पेशल प्लेन्स जहाँ जहाँ उतर सकते हैं, जिन जिन देशों में उतर सकते हैं, उसके तहत उनको लाया जा रहा है। आप दुआ करिए ऊपर वाले से, खुदा से, भगवान से, गॉड से, कि सभी लोग सुरक्षित हिंदुस्तान आ सकें, और इस संकल्प के साथ हम काम आगे कर सकें। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या विपक्षी पार्टियां हो, वो लगातार ये कह रही हैं कि सरकार ने देर करी, तो क्या देर हो गई थी? देखो, मुझे क्या लगता है, इस वक्त सवाल का समय नहीं है, समाधान का समय है। हम सवाल के जवाब उनके बाद में दे देंगे। हम इस समय समाधान में लगे हुए हैं, और समाधान हमारी प्राथमिकता है। एक आखिरी सवाल, कल आप खुद रिसीव करने गए थे बहुत सारे छात्र जो वहाँ से वापस आए हैं, तो किस तरह का माहौल था, किस तरह की बातचीत हुई? देखिए, जो भी हिंदुस्तान के नागरिक वापस आए, या उसमें छात्र भी थे और लोग भी थे, उनको उनके अंदर भरोसा पैदा हो, उसके लिए जो है वो जहाज़ भेजे गए। जहाज़ पर खुद मैंने, प्रधानमंत्री जी ने मुझे भी कहा कि आप जाके रिसीव करिए, और भी हमारे केंद्र के मंत्री वहाँ अलग अलग जगहों पे भी जा रहे हैं, और फ्रंट से हम इस समाधान की दिशा में, उस समाधान के लिए काम कर रहे हैं। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। समाजवादियों ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो बीए टेट वालों को समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा।
ये पुरानी पेंशन वाले हमारे सरकारी कर्मचारी यही मांग करते थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। जब से समाजवादियों ने पुरानी पेंशन बहाल की है, आप पता कर लो प्रदेश के जो दूसरे हिस्से में हैं, देश के दूसरे हिस्से में जो प्रदेश हैं, वो भी आज पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम होगा। अनुदेशकों, आप भी जान गए हो और आपको भी भरोसा है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो ये भी नियमितीकरण की तरफ जाएगा और सरकार इनको नियमित करेगी। ये तो जोश बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बताओ इसी जोश से वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? इस बार चूक तो नहीं जाओगे? और चुनाव की तारीख तो अब आ गई है, तारीख अब दूर नहीं है। 3 तारीख को वोट डालना है। और आज जब मैं आपसे वोट मांगने आया हूं तो त्योहार है महाशिवरात्रि का, और त्योहार के दिन आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। इससे ज्यादा शुभ और कोई दिन नहीं हो सकता था बलिया आने का। इसलिए बलिया वालों बताओ, जब से पीले झंडे आपके साथ आ गए हैं तो बीजेपी वाले ढीले पड़ गए कि नहीं पड़ गए? ये अगर ये जोश बीजेपी वाले देख लेंगे, ये बीजेपी वाले जोश देख लेंगे तो आज के बाद अपनी गाड़ियों पे झंडे नहीं लगाएंगे और मकान से भी झंडे उतर जाएंगे। ऐसा जोश और उत्साह अब तो लग रहा है कि 6वें और 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। ये बागी बलिया अब तो ये बागी बलिया ये तो बड़ा संदेश है। ये संदेश तो जीत का है, जीत का। ये मान ले कि दोनों लोग जीत गए। जिताओगे नहीं? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि चाहे हमें पुलिस भर्ती के जो हमारे खाली पद हैं इनको समायोजित करना पड़े, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं जो विकास की गति समाजवादी सरकार में थी, हम लोग विकास को और गति से आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि विकास होगा तो हमारा किसान खुशहाल होगा। तो अखिलेश यादव बलिया में अवामी जलसे से खिताब करते हुए यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। और ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरों से भी आपको रूबरू करवाएं। मुल्क में कोरोना के मामलों में बहुत हद तक कमी आई है। महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 6,915 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों पर अगर नजर डालें तो इस दौरान 180 लोग कोरोना से फौत हुए हैं।
इसी अरसे में 16,864 अफराद कोरोना से शिफायाब हुए। मुल्क भर में 92,000 से ज्यादा एक्टिव मामले पाए जाते हैं। कोरोना से बचाव के लिए मुल्क में अब तक 177 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। खबर मध्य प्रदेश से, जहां रामवन गमन पथ को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासी घमासान देखा जा रहा है। आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र दोनों सियासी पार्टियां भगवान राम से खुद को जोड़कर अवाम तक पहुंचना चाहती हैं। रामवन गमन पथ को लेकर एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी आयद होने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश की वज़ीर सखाफत उषा ठाकुर ने रामवन गमन पथ को 1 साल में मुकम्मल करने के लिए सूबाई और मरकजी हुकूमत से बजट तलब किया है। इस मामले में आचार्य शंकर न्यास की तर्ज पर रामवन गमन पथ न्यास बनाकर 1 साल में ड्रीम प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का उन्होंने ऐलान किया। जो ड्रीम प्रोजेक्ट थे हमारे विगत कई वर्षों से, उसके लिए हम प्रयत्नरत हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले 1 साल में राम वनगमन पथ, उसकी जो गति थी उसको बहुत तीव्रता देने के लिए हमने धर्मस्व विभाग से निकाल कर उसको संस्कृति में शामिल किया। और जैसे हम आचार्य शंकर न्यास ओंकारेश्वर में बना रहे हैं, उसी तर्ज पर राम वनगमन पथ न्यास बनाकर निर्धारित समय सीमा में उसको पूर्णता प्रदान करने की कब तक इस न्यास राम वनगमन पथ, इसका 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट कमलनाथ जी सरकार ने बनाया था। मैं अध्यात्म मंत्री था और राम वन पथ ये जब तक पूरा नहीं होता है, जब तक अमरकंटक से आगे और समुद्र से आगे श्रीलंका में जहाँ सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी और वहाँ उनकी मूर्ति की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक ये पूरा नहीं होता है। तो इसका पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया था। ये 17 साल इनकी सरकार रही, 15 साल कुछ नहीं किया इन्होंने। खबर महाराष्ट्र से, जहां के वजीर नवाब मलिक ने मुंबई हाईकोर्ट से दरख्वास्त की है कि उनके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से दायर किए गए मुकदमे को खारिज किया जाए। नवाब मलिक ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है और फौरी रिहा करने की अदालत से मांग की है। ख्याल रहे कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुकात के इल्ज़ाम में 23 फरवरी को नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें 3 मार्च तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहवील में दे दिया गया। अमूल का दूध और पराग दूध आज से 2 रुपये महंगा हो गया है। अब सार्फिन को आधे लीटर अमूल गोल्ड के लिए 30 रुपये अदा करने होंगे। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में आज से 105 रुपये का इजाफा किया गया। इस तरह कीमत में इजाफे के बाद नई दिल्ली में 19 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत 2012 रुपये हो गई है। तलबा तंजीम ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने रायचूर यूनिवर्सिटी की जानिब से इम्तिहानात की फ़ीस में इजाफे के खिलाफ मुजाहरा किया है। इस मौके पर AIDSO के लीडर पीर साहब ने कहा कि पहले से ही तलबा और सरपरस्त कोरोना और आसमान छूती महंगाई से परेशान हैं और ऐसे में रायचूर यूनिवर्सिटी की जानिब से इम्तिहानात की फ़ीस में इजाफा गरीब ख़ानदानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बोझ है। तो आज के न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।